चंद्र ग्रहण में सबसे पहले सूर्य ग्रहण। तो पहले कॉन्सेप्ट इसका देखें, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सन चमक रहा है, ठीक है, इसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, अर्थ, और अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, मून लगा रहा है, मून। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ये ऑर्बिट है मून की, मून आ जाता है और मून की छाया अर्थ पर पड़ने लगती है, और अर्थ के जिस भाग से सन नहीं दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको ग्रहण कैसे बोल सकते हैं, भाई वो तो एक नेचुरल चीज है, भाई सन चमक रहा है, उसके बीच में अचानक कोई चीज आएगी तो हमको दिखेगी, तो हम उसमें परेशान क्यों, ठीक है, जैसे मैम फोन देख रहे हैं, अचानक कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो ग्रहण नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो इनविजिबल हो और हमको वो चीज ना दिख रही हो और वो अचानक आप लोगों के सामने आ जाए, तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे क्या सामने आया, और वो चीज भी दिखनी बंद हो जाएगी जिसको हम देख रहे हैं, तो एक डर और भय का माहौल बनेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एंशिएंट पीरियड में, पुराने समय में ऐसे ही होता है। इन सब चीजों को हमारे शास्त्रों में थोड़ा सा इस तरीके से बताया भी गया है, डर और भय का माहौल बनता था, तो उसको बोलते थे ग्रहण पड़ना। अब देखो यहीं पे देखिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया, लेकिन उस दिन क्या है, अमावस्या है, यानी उस दिन चंद्रमा दिख नहीं रहा है। तो जब चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है और वो अचानक सन के सामने आने लगा और सन कटने लगा, बंद होने लगा, तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, लेकिन दिन कौन सा होगा, अमावस्या का दिन। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब इसको नोट भी कर लो, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और सूर्य को ढक लेता है, और सूर्य को ढकने लगता है, इस तरह से लैंग्वेज लिखो, और सूर्य को ढकने लगता है, सूर्य को ढकने लगता है, अमावस्या का दिन होता है, और अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अमावस्या का दिन होता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से सूर्य ग्रहण होगा, अमावस्या होगी और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, ठीक। अब लिखिए चंद्र ग्रहण, लिखेंगे चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण लिखिए चंद्र ग्रहण। अब इसको पहले समझिए, यहां क्या होता है भाई, यहां क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी। लेकिन कंडीशन ये, पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर। भाई ये चमक रहा है, लाइट तो सीधी चलती है, तो जब ये बीच में पृथ्वी आने लगेगी तो ये धीरे धीरे करके चंद्रमा कटने लगेगा, और एक वक्त ऐसा जाएगा पूरा बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खुलने लगेगा। यही तो होता है ग्रहण में, यही तो होता है ग्रहण में, जहां से फुल ग्रहण दिखता है वहां से यही कंडीशन होती है। कभी कभी अपने यहां से भी दिखा है, एक दो बार अपने यहां से भी, जो अभी हाल में दिखा था, थोड़े दिन पहले सूर्य ग्रहण पूरा दिखा था, ठीक है। और एक अभी ग्रहण में और कुछ चीजें भी बताएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा दिखना बंद होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगी, पृथ्वी। अब सुनिए, लेकिन चंद्रमा के साथ तो एक बड़ी अजीब सी कंडीशन है, चंद्रमा तो रोज थोड़ा थोड़ा कम होता है और रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो जब शुक्ल पक्ष चल रहा होता है वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है, फिर फुल मून होता है, और जब कृष्ण पक्ष चलता है तो रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है, फिर अमावस्या होती है। यही तो जानते हो आप लोग, आप समझना इस बात को। जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो हमेशा फुल मून होगा, पूर्णमासी होगी हमेशा, यानी चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णमासी होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, अमावस्या। क्लियर, नोट करो इसको, देखिए चंद्र ग्रहण,
देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगता है, तो चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगता है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा धीरे धीरे ढकने लगता है, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये हमेशा पूर्णमासी को होता है, ये कंपल्सरी हमेशा पूर्णमासी को होता है, ये हमेशा पूर्णमासी को होता है। कोई डाउट? ठीक है। 1 कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम, 1 कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम, एक कैलेंडर ईयर में अधिकतम, 1 कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम, 1 कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम अधिकतम 7 बार 7 टाइम्स 1 कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम अधिकतम 7 बार ग्रहण पड़ सकते हैं, 7 बार ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिला के 7 बार हो सकते हैं, 7 बार ग्रहण पड़ सकते हैं, 7 टाइम्स 7 बार ग्रहण पड़ सकते हैं। लिखिए 2 बार सूर्य ग्रहण, 2 बार सूर्य ग्रहण, नहीं माफ करिएगा, इसको थोड़ा सही करिए। सूर्य ग्रहण की घटना कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार हो सकती है। सूर्य ग्रहण की घटना कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार हो सकती है। सूर्य ग्रहण की घटना कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार हो सकती है, अधिकतम 5 बार हो सकती है। ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ है, ठीक है, पूरे 7 ग्रहण पड़े हैं, पूरे के पूरे कितने, पता नहीं कितने सालों बाद पूरे के पूरे ग्रहण पड़े हैं। पेपर में कुछ लोग अजीब सी बातें भी निकालते हैं, वो भी बात हो सकती सही हो। उसमें निकला कि जब जब कभी ऐसा होता है तब तक बड़ी प्रलय की स्थिति पैदा होती है। तो बोल रहे थे कि चूंकि इस बार 7 ग्रहण पूरे पड़ रहे हैं एक साल में, 1 कैलेंडर ईयर में, इसलिए जो है ये कोरोना और दुनियादारी जो है पूरा फैला हुआ है। तो कहने को कोई भी चीज कहीं से भी लिंक की जा सकती है। हम साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आपको, हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा था कि ऐसा निकला था। ठीक है, निकलता है, तमाम चीजें हैं। अब उसका भी अपनी कोई कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें तो ऑथेंटिक होंगी। लोग फ्यूचर के बारे में बता देते हैं भाई कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो होगा, कुछ गणनाएं होती होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी चीज को डिनाई नहीं करना चाहिए, सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, कितनी बार होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसी में एक घटना और होती है, उसको और बता दें। आप लोगों ने शायद सुना होगा डायमंड रिंग बनती है। कितने लोग जानते हैं? अच्छा, 1-2 लोग जानते हैं डायमंड रिंग। तो जो नहीं जानते वो समझ लें, वो अपने आप सबने देखी होगी, बस जानते नहीं, उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण रूप से पूरा सूरज बंद हो जाए, ढक गया, लेकिन जब सूर्य बंद होता है तो चंद्रमा उसको पूरा ऊपर से ढकता है, किनारे से रोशनी निकलती रहती है। ठीक है, फिर जब धीरे से वो खुलता है, रिंग 2 बार बनती है। जब लास्ट बार बंद हो रहा होगा तब बनेगी, और जब दूसरी सबसे शुरुआत हुई खुलने की तब बनेगी। समझना इस बात को। ठीक है, कैसे बनेगी देखिए, इसको समझना। जैसे ये क्या है, सन है, चमक रहा है, इसके ऊपर चंद्रमा आ रहा है, तो जैसे जैसे ऐसे आना शुरू करेगा, ऐसे आना शुरू करेगा, ऐसे आना शुरू करेगा, ऐसे आना शुरू करेगा, ऐसे आता आता जब अंत में जरा सा बचेगा तो प्रकाश यहां से ऐसे निकल रहा होगा बड़ी तेजी से, पूरा ढक गया ये। तो ये क्या बनी, रिंग बनी कि नहीं बनी? ठीक, और फिर एक वक्त आएगा ये पूरा ढक लेगा, बंद हो गया। अब जब इधर से खुल रहा हो ऐसे, तो यहां से फिर क्या बनेगी, समझ गए कि नहीं बने? तो एक बार इधर से ढकते समय लास्ट में, उधर से फिर खुलते समय, तो एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है, इस तरीके से रिंग बनती है। ये घटना जो है बीच में छल्ला बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा मून आ जाता है, और इधर से खुलता, पहले इधर से अंत में वो अंत हो रहा होता है तब बनती है, फिर इधर से जब खुला होता है तब बनती है। इस तरीके से रिंग क्रिएशन होता है। तो डायमंड रिंग घटना कहां पर होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती, चंद्र ग्रहण में भी है, लेकिन चंद्रमा चूंकि इतना ब्राइट नहीं है, इतनी तेजी से नहीं चमकता, तो वो रिंग बनने वाली बात नहीं कहेंगे। क्योंकि डायमंड एक बहुत तेजी से शाइन करता है, तो इसलिए ये घटना किसमें होती है? सूर्य ग्रहण में बनती है। ये बात भी समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, इसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं,
याद बना रहेगा, लड़कियों को तो वैसे भी याद रहेगा, रिंग की बात होगी। हाँ ठीक है, रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बेटियों को हमारे देश में एंशिएंट पीरियड से लेकर अब तक सोना बहुत पसंद किया जाता है। गोल्ड को हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, सुना है ना? तो भारत सोने की चिड़िया थी, इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहेंगे। हमारे यहाँ सोना कभी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, और इंडिया में जो सोना होता है वो मुंह चिढ़ाने के बराबर है। उसको समझ लो कैसे, दुनिया में जो सोना होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और हमारे यहाँ जो सोना होता है क्रिस्टल में नर्व के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? नर्व के फॉर्म में। जैसे बहुत बड़ा क्रिस्टल निकला, उसमें नर्व के फॉर्म में सोना है, तो सोना बहुत नर्व के बराबर होता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आप सोचिए, उस क्रिस्टल को निकाला, पूरा प्रोसेस किया, सब कुछ किया, और सोना उसमें निकला थोड़ा ही सा, तो पता चला खर्चा ज्यादा आ गया, चीज कम निकली। तो हमारे यहाँ जो गोल्ड होता है वो कम, और गोल्ड कहाँ होता है? व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ गोल्ड? तो गोल्ड जहां पर भी होगा जमीन में, यानी अनप्रोसेस्ड गोल्ड, नेचुरल गोल्ड जहां पर भी होगा जमीन में, उसके ऊपर एक पौधा होता है, उसका नाम है 21 सितम। क्या नाम है? 21 सितम। अगर घर में आके गार्डन में 21 सितम उगने लगे तो समझ लेना नीचे क्या है? सोना है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सोना आपका नहीं, वो किसका है? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि माइनिंग किसमें आती है? किस सूची में आती है? संघ सूची में आती है, ठीक है। हाँ, किस लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट में आती है, ठीक, आपको पता होगा। तो चलिए वो एक अलग बात है, तो उसके ऊपर उगता है। हमारे यहाँ सोना कभी नहीं होता। अब हमने आपसे कहा कि भाई अपने तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता कि एंशिएंट पीरियड से लेके अब तक हमारे यहाँ पर कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ जब गोल्ड इंपोर्ट ना होता। इस देश का सबसे बड़ा पैसा क्रूड ऑयल के बाद इस चीज के इंपोर्ट करने पर खर्च होता है, गोल्ड के इंपोर्ट करने पर, ठीक है। गोल्ड का इंपोर्ट इतना ज्यादा है हमारे यहाँ पर। बिना लड़के के तो शादी पॉसिबल है, लेकिन बिना गोल्ड के शादी पॉसिबल नहीं। ये तो आप समझ सकते हो ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्ची की शादी हो, बेटी की शादी हो, और अचानक उसका हस्बैंड कहीं फंस जाए, छुट्टी ना मिल पाए, नहीं आ पा रहा हो, तो उसको आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई लड़का फंस गया है तो नहीं आ पा रहा, तो आप फोटो के साथ फेरे लगा लीजिए, तो एग्री हो जाए। लेकिन आप ये कह दीजिए चढ़ावा नहीं आया है और बिना चढ़ावे के फेरा लगा लीजिए, ये इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन में, ये हमारे किसमें है? ट्रेडिशन में है कि भाई बिना सोने के तो कोई नहीं सकता, एक सर्टेन इतना चीज तो आनी है और उसके बाद होना है। ये हमारे यहाँ जो गोल्ड के प्रति हमारे यहाँ पर जो रुझान है, फीमेल का जो प्यार है, उसकी वजह से हमारे यहाँ सोना बहुत है। लेकिन एक समस्या है, सोना फिजिकली रूप में तो बहुत है, घरों में तो बहुत है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं, ये प्रॉब्लम, ठीक। अभी एक योजना चलाई है मोदी जी ने, गोल्ड डीमोनेटाइजेशन, बता रहे आपको। अगर डीमोनेटाइजेशन जैसे सक्सेस हो गया, अगर गोल्ड डीमोनेटाइजेशन ये सक्सेस हो जाए तो इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये सक्सेस नहीं होगा। इसको कितने लोग कॉपरेट कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकते इतना। हमारे यहाँ क्या होता है, गोल्ड से लोग अपना वो जोड़ देते हैं, सेंटीमेंट, इमोशन जोड़ देते हैं, सेंटीमेंट। सास ने ये हमको दिया था, तो सास के साथ तो इमोशन जुड़ नहीं पाए, उसने जो दिया था उससे जुड़ गए। हंसने वाली बात नहीं है, उससे तो नहीं जुड़ पाए लेकिन उससे जुड़ गए। नंद ने ये दिया था तो उससे तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उसने जो दिया उससे जुड़ गए। तो ये हमारे यहाँ चीजें जो है इमोशन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गोल्ड डीमोनेटाइजेशन जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ईश्वर करे सक्सेस हो, ये योजना बहुत अच्छी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब अगली हम लोग हेडिंग डालेंगे। इसमें कुछ मैंने हंसी मजाक की बात कर दी, उसके लिए माफ करिएगा आप लोग, ठीक है। हमारा मतलब किसी को भी डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, जो इच्छा कभी भी होती है बता देते हैं। हेडिंग डालेंगे अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक। अब थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, तो पेन मैन नीचे रख दीजिए और हमारी तरफ देखिए। पहले हेडिंग डालेंगे अक्षांश। क्या डालेंगे? अक्षांश। लैटिट्यूड,
ठीक, ये तो सब जानते होंगे, बचपन से शायद पढ़ के रखा होगा आपने कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे, हम वो कोशिश करेंगे आपको बताने की जो नहीं जानते। जानते हो तो वो तो बताना है, रिफ्रेश हो जाओ, जो नहीं जानता वो जान जाए। पृथ्वी को इस तरीके से कल्पित रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है। कैसी रेखाएं हैं ये? इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कल्पित रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पे दिखती नहीं है। जैसे आप ये फर्श को गौर से देखो, ये टाइल्स है, इसमें जो ये जमीन है इसी को अक्षांश और देशांतर में बांट दिया गया है, ऐसे ही मान लो। ऐसे हमारी पूरी जो अर्थ है उसको अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। ठीक, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स है, 111 किलोमीटर फिक्स। ये शब्द बीच में बोलना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 111 किलोमीटर कन्फर्म या फिक्स है, समझना। यहां पर एक इंच भी कम ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं, देशांतर में फिक्स नहीं होती है। वहां जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बीच की बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है, वहां फिक्स नहीं होती। ठीक, आप देखिए यहाँ पे कितनी चीजें पता चलती है। ये तो आपका पूरा अर्थ है। नीचे साइड में जो साउथ ग्लोब है उसमें तो ज्यादा चीजें हैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। बाकी सब कुछ पूरा किधर है? नॉर्थ में ही है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले इक्वेटर लाइन के आसपास का जो ये इलाका है, ये इलाका लगभग 15-17 डिग्री तक, 15 से 17 डिग्री तक, यानी 15 डिग्री 0 डिग्री से 15 से 17 डिग्री नॉर्थ और 15 से 17 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है उसको समझो। यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सूर्य सीधा चमकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर है, इसलिए सारे गर्म देश युगांडा, रवांडा, केन्या, ये सब कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहां पर आसमान में यहाँ की जो हवा होती है ऊपर, उसमें बड़े बड़े एयर बैग्स बनते हैं। ठीक है, बड़े बड़े से। ठीक है, तो वहां पर जब एरोप्लेन निकलते हैं तो इथियोपिया वगैरह के ऊपर से, तो वहां पर एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो वो एक स्वाभाविक घटना है। ठीक, ऐसे ऊपर नीचे होने लगते हैं एयर बैग्स की वजह से। ठीक, अब वाइब्रेट करते हैं, एसएचएम करते हैं। ठीक, जो पहली बार जाएगा वो घबरा जाएगा, कहेगा भगवान अंतिम समय आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो वहां की स्वाभाविक घटना है। ठीक, फिर वहां पे जो एयर होस्टेस होती है वो बता देती है कि आप परेशान मत होइए, यहाँ की नेचुरल चीज है। ठीक, फिर यहाँ पर और क्या होता है? सबसे गर्म देश पाए जाते हैं, मैक्सिमम काले लोग होते हैं, मैक्सिमम एग्रेसिव लोग होते हैं। यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा बरसने की वजह से, हैवी रेन और हैवी ड्रेन होने की वजह से जमीन में जो है किसकी मात्रा कम हो जाती है? आपके नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, नर भक्षी होते हैं। आपको पता होगा, बढ़िया सा फूल खिला हुआ है, अगर कोई कीड़ा आया, अट्रैक्ट हुआ, उसमें बैठ गया, वो बंद हो गया। अब उसने उसकी पूरी नाइट्रोजन को सक कर लिया, फिर फूल गया, उसने उसको गिरा दिया, नेक्स्ट। ठीक है, फिर आइए दूसरा। तो यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन की इतनी कमी है, तो उस नाइट्रोजन को वो बाहर से आउटसोर्सिंग करके क्या करते हैं? अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी रेन ड्रेन है, इस वजह से। ठीक है, दूसरा, बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी वनस्पति, बड़े बड़ी जो है वो सब पाई जाती है, घासें पाई जाती हैं, मच्छर, मक्खी, खटमल, खरखजूरे, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, ये सब बहुत भारी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। ये इस इलाके की पहचान है। और दूसरा, बहुत ज्यादा रेन में होने वाली चीजें यहाँ पर पैदा होती हैं। धान, केला, जो ज्यादा जो है उसमें होती हैं, वो होती है। हमारे ग्रामीण इलाकों में कहावत बोली जाती है, धान, पान, केला, ये तीनों पानी के चेला। ठीक है, तो जो बहुत पानी में होती है वो चीजें पैदा होती हैं, जो कम पानी वाली चीजें होती है वो यहाँ पर पैदा नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रेन होती है। अब और देखिए, यहाँ की एक और खूबी है, उसको भी समझते जाइए। दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर यहीं पर बनती है। जिसमें 2-3 देशों का मैंने नाम लिया, युगांडा, रवांडा, केन्या, इन सब में 99%, 98% और 100% हाइड्रो पावर से एनर्जी मिल रही है। हाइड्रो पावर से, यानी यहाँ पर हाइड्रो पावर की एनर्जी फ्री होती, सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा होता है, एक बार से वन टाइम खर्चा, फिर मेंटेनेंस का खर्चा, तो इतनी एनर्जी यहाँ पर मिल रही होती है। ये आपकी चीजें हैं जो यहाँ पर होती है। फिर इसके इधर तो कुछ है नहीं ज्यादा। इस तरफ जब आप पढ़ोगे, ये इलाके में जब पढ़ोगे, तो इनकी खूबी आप थोड़ा समझिए। ये ग्रेन एरिया है, मैंने कल भी थोड़ा सा शायद बताया था। कौन सा एरिया है? ग्रेन। यहाँ पर सीड्स पैदा होते हैं, यानी दुनिया में सबसे बड़ा अनाज क्षेत्र यहीं पर स्थित है। सबसे ज्यादा अनाज यहीं पर पैदा होता है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सबसे ज्यादा अनाज यहाँ पे होता है।
पल्प वाले फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं, जूसी फ्रूट्स भी यहाँ पे, यहाँ पर जो ऊंचाई वाले स्थान उस पर नट्स भी पैदा होते हैं। देखिए हमारे यहाँ होता नहीं बादाम होता कश्मीर में, तो यहाँ पर हर चीज पैदा हो रही है, मैक्सिमम वैरायटी है। और दुनिया की नियर अबाउट, पूरी दुनिया की लगभग 75% पॉपुलेशन यहीं रह रही है। कहाँ पर रह रही है? इसी इलाके में। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पे सब सो है, जानवर भी सो है, मतलब वो बेवजह बदतमीजी नहीं करेंगे आपसे, आप छेड़ोगे तो मारेंगे। सांप कीड़े मकोड़े बेवजह आपके पास नहीं आते हैं, आप छेड़ोगे कुछ करोगे तो आपको काट लेंगे। मेरी बात को समझिएगा। इंसान भी बड़ा आराम से रहता है, वो जब आप उनके साथ कुछ खुराफात करेंगे तो वो आपको तुरंत जवाब देंगे, अदरवाइज वो इस तरीके से आपके ऊपर अटैक नहीं करते, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कोई भी हो। इस तरह का यहाँ पर पूरा कल्चर है, पूरा ये सिस्टम पाया जाता है। मैक्सिमम ग्रेन, फल, फ्रूट सब कुछ यहाँ पाया जाता है। ठीक, मैक्सिमम वैरायटी यहाँ पर इस तरह है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वैरायटी का खाना इंडिया में खाया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं खाया जाता पूरी दुनिया में। जैसे मिठाई खाने का कल्चर कहीं नहीं है, वो हमारे यहाँ पे। तो इतना दुनिया में आपको अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया बाहर घूमने तो जा सकते हो, एंजॉय करने, लेकिन वहां खाने से पेट नहीं भरता। खाना उसी दिन, पेट उसी दिन भरता है जब आप घूमने जाते हो हफ्ते भर के लिए, 5 दिन के लिए, जब आप दोबारा अपने घर पे आते हो और जब थाली माँ सजा के देती है ना, वो पेट जो भरता है वो कहीं नहीं भरता, क्योंकि दुनिया में इस तरह का फूड कहीं बनता ही नहीं है जो हमारे घर में बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर ये इलाका है, ये जो इलाका है ये 60 डिग्री के ऊपर का इलाका है, 60 डिग्री से ऊपर का। ये मंगोलिया के ऊपर का इलाका है। ठीक है, मंगोलिया, चाइना से ऊपर मंगोलिया और उधर का इलाका है। यहां पर वर्ष भर अपने आप नेचुरल रूप से एसी टेम्परेचर रहता है। ठीक, ठंड में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, गर्मी में भी एसी टेम्परेचर रहता है। यहां पर गर्मी नहीं पड़ती। ठीक, यहाँ के वनस्पति बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पर जूसी फ्रूट्स पाए जाते हैं, यहाँ के लोग लेस फूड और हाई ड्रिंक करते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब कहाँ पी जाती है? रसिया। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब वहीं पी जाती है, उसकी मजबूरी है उनकी पीना, क्योंकि वहां पर इतनी कूलिंग है, इतना ठंडक है कि बिना शराब के सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि वाइन जो होता है वो ब्लड स्टिमुलेटर होता है। वाइन इज मेडिसिन। वाइन क्या है? मेडिसिन है, ब्लड स्टिमुलेटर है। जब बहुत ठंड होती है तो अपने खून को गर्म रखने के लिए और ब्लड की सर्कुलेशन को बॉडी में बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितने बुजुर्ग लोगों की डेथ होती है ब्लड सर्कुलेशन के रुकने से होती है, इसीलिए ठंड में बुजुर्ग व्यक्ति मरते हैं। ठीक है, तो उनको मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को वहां पर लोग क्या पीते हैं? वाइन पीते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पी जाती है। तो इस इलाके में फर्मेंटेड जूस, व्हाट इज फर्मेंटेड जूस? वाइन इज द फर्मेंटेड जूस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्मेंटेड जूस, नॉर्मल जूस, लेस फूड, हाई ड्रिंक, ये वो इलाका है। और बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं, दिमाग से भी सॉफ्ट, ठीक है, हर तरीके से सॉफ्ट, मतलब वो जल्दी ना बुरा मानते हैं ना कुछ होते हैं। वहां ताला लगाने का पैटर्न नहीं है रसिया में, लोगों के घर खुले रहते हैं। आप थक गए किसी घर में जाइए, आराम करिए, जो रखा हो खा लीजिए, क्योंकि वो किसी दूसरे घर में आराम कर रहा, रखा हुआ खा रहा। वहां का ये पैटर्न है, वहां का ये पैटर्न है। ठीक है, तो वहां पर इतनी जो है सॉफ्ट मानसिकता के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये कूल इलाका है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो बियर होता है हम उसको देख के भागते हैं, वो हमको दौड़ा लेता है। वहां जो बियर होता है वो इंसान को देख के भागता है। ठीक है, वो इंसान से डरता है। पोलर बियर, ठीक, व्हाइट कलर का जो होता है, आपने देखा होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये आपका इसी इलाके की पूरी बात बता रहे हैं। फिर 60 डिग्री, 65-70 डिग्री के ऊपर कुछ नहीं है, पूरा निर्जन है। वहां पर वही बर्फ का घर बनाकर इग्लू लोग रहते हैं, एस्किमो बनाकर रहते हैं और कच्चा मांस खाते हैं। आपको पता होगा, वो अपना मांस इकट्ठा कर लेते हैं गर्मियों में और उसको बर्फ में दबा देते हैं, फिर वहीं से निकाल के अपना खाते रहते हैं मछलियां। वो लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनजातियां वहां पर सरवाइव करती हैं। ये पूरा जो है पता है। ये सब चीजें किससे पता चलती हैं? अक्षांश से। अक्षांश से आप जान सकते हैं कि किस अक्षांश की बात की जा रही है, कहां पर किस तरह की जलवायु होगी, वहां के इंसान कैसे होंगे, वहां की वनस्पति कैसी होगी, वहां के वाइल्ड एनिमल कैसे होंगे, वहां के इंसेक्ट्स कैसे होंगे, क्या किस तरीके से अटैक करेंगे, क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ आपको इनसे पता चल सकता है। यानी अक्षांश इतनी प्रॉपर्टीज को बताते हैं, इतनी चीजों को बताते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये चीज तो शायद कहीं नहीं पढ़ी होगी, ये तो कहीं नहीं लिखी मिलती। किसी अक्षांश देशांतर में कोई भी किताब खरीद लोगे तो ये तो नहीं लिखा मिलता, लेकिन ये होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? अब यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कितनी है बताइए मैम? लैटिट्यूड कितने मैम? पता नहीं, 68 है ना, 180 है। और कोई जवाब? 179। बहुत बढ़िया, 179।
और कोई जवाब? किसी ने उस पर मोहर भी लगाई कि यही सही है, ठीक। और कोई जवाब? आप किसी पे मोहर मत लगाइए, यही सही है यही गलत, अपना बताओ। हाँ हाँ बताओ बेटा। जैसे अगर मिडिल वाली रेखा को और उसके बगल वाली को जो बनता है तो अगर मिला के काउंट कर लो या तो बढ़ जाती है 82 हो जाती है और कम 82 हो जाती है। कितनी बोल रहे? मतलब दो बढ़ जाती है ना, 2 बढ़ जाती है, ठीक। अच्छा बाकी 179 179, चलिए प्लीज, मतलब ज्यादातर बहुमत मिल रहा 179, ठीक है, इसी को मिल रहा है, मेजॉरिटी मैक्सिमम यही है। अब चलो हम गिनवा देते हैं, ठीक, गिन लो, इसी को गिन लो जितनी बनाई गिनो। यहां से हम लोग शुरू करेंगे ना, तो ये तो गिनेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी निकली? मैम यहां से इसको, यहां से जैसे मान लो यहां से 111 किलोमीटर गिनेंगे, 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111, अंत में यहां तक 111 ही तो आएगा, गिनी तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो गई? 10। अच्छा अब पोल को छोड़ दो, तब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पोल को छोड़ दिया कितनी? 9, ठीक। अब पोल को भी जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी निकली? 11। अब सुनो, अगर दोनों पोल को काउंट करोगे तो 181, ठीक है। अगर हम पोल को नहीं काउंट करेंगे तो 180, और अगर पोल को छोड़ के गिनेंगे तो 179। अब जीवन कभी मत भूलना और कभी इस तरह के बात भी मत करना, इस तरह के जवाब भी मत देना। अब आपको कोई भी पूछा जाए क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा तो बहुत तरीके से पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, फिर समझो। ज्यादातर आप गलत कराते हो और ऑप्शन में तीनों होगा। सुनिए, अगर पूछा जाए कितने लैटिट्यूड हैं, 180 और 180 हैं, गिन लो, कैसे गिने जाएंगे? यहाँ पे एक और चीज समझ में आएगी मेरे को, यहां से गिनोगे ना 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111 फिर 111, ऐसे तो गिना जाता है। हमसे कहा जाएगा यहां से लखनऊ कितनी दूर है, तो यहां से गिनेंगे ना लखनऊ, वहां थोड़ा गिनने लगेंगे, ठीक है, समझना मेरी बात। तो कितनी है? 180 है। अगर पोल को छोड़ दोगे तो कितनी है? 179 है। और दोनों पोल गिन लोगे तो कितनी है? 181 है। अब तो नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। अच्छा अब एक यहाँ पे और चीज है, एक से दूसरे के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, एक से दूसरे के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो अगर पूछा जाए नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी कितनी है? 118 into 180, आंसर। कुछ रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट है, समझो। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी कितनी है? 111 into 180। आपको अगर आप 111 into 180 यानी 111 किलोमीटर 180 बार चल दोगे तो नॉर्थ पोल से कहां पहुंच जाओगे? साउथ पोल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब यहां पर किसी के मन में कोई चीज हो तो पूछ लो भाई, हम आगे बढ़े, फिर हम पहुंचते हैं उस पर, लॉन्गिट्यूड पर, देशांतर पर। सर दो लैटिट्यूड्स के बीच में टाइम ड्यूरेशन का भी कोई गैप होता है? नहीं, लैटिट्यूड के बीच में टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, लॉन्गिट्यूड के बीच में होता, अभी वहां पे आएंगे, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होता है, लैटिट्यूड में नहीं होता। हाँ जी बोलो बेटा। जैसे अगर रेखाओं की जो मतलब 185 नॉर्थ और साउथ में बिंदु है, रेखाएं कहां हैं? वही बिल्कुल सही कह रहे हो, बिंदु है, पॉइंट है, लेकिन वो इसलिए काउंट होती है बेटा, पहले पूरी बात तो समझो। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो पॉइंट है, वहां कहां रेखा है, बिल्कुल सही बात कही इसने, ठीक है भाई। वहां तक तो जाते जाते वो जीरो हो रही है ना। ये देखिए इसमें एक और चीज है, ये सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगी? इक्वेटर लाइन, फिर उससे अगली वाली, उससे छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और पोल पर जाकर पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात इसने कही, ठीक। लेकिन हम किस चीज को समझा रहे हैं इसको देखो, हम यहां से शुरू करेंगे, ये इस पॉइंट से, तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे तो करेंगे। तो रेखा नहीं है लेकिन मानी तो जाएगी ना, गिनोगे तो 180 ही। अब समझ गए नहीं समझ गए? हाँ वेरी गुड, आपने बात बिल्कुल सही की, बहुत अच्छी बात। वो तो पॉइंट हो गए, पोल पर तो पॉइंट है ये, और ये जितनी भी रेखाएं हैं, ठीक है, ये सब 111 किलोमीटर फिक्स, तीसरी बार बोल रहे हैं, फिक्स, कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो पहले इसको नोट करो। देखिए पृथ्वी पर 180 180 कल्पित रेखाएं हैं,
अर्थ पर 180 इमेजिनरी लाइंस हैं, 180 इमेजिनरी लाइंस हैं, कल्पित रेखाएं हैं, कल्पित रेखाएं हैं, कल्पित रेखाएं हैं। इसके बीच की रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसकी बीच की रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसकी बीच की रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। एक रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स है। एक रेखा से, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर फिक्स है, 111 किलोमीटर फिक्स है, 111 किलोमीटर फिक्स है, 11 किलोमीटर फिक्स है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 180। कितनी फिक्स है? 111 किलोमीटर, एक से दूसरे के बीच की दूरी फिक्स है। ठीक, बाकी जो प्रॉपर्टीज लिखाई वो तो लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारी हैं, तो अगर लिखाऊंगा तो फिर 90 मिनट में प्रॉपर्टी हो पाएगी, तो वो तो आपको याद भी रहेगी कि कहाँ पे पानी ज्यादा बरसता है। अच्छा, 60 डिग्री के ऊपर पानी नहीं बरसता है, ये भी ध्यान रखना भाई। जहां गर्मी नहीं होगी वहां पानी कैसे बरसेगा? बहुत नेचुरल चीज आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए पामीर का पठार है, लद्दाख है, पानी क्यों नहीं बरसता? सर बहुत हाइट पर है वो, वहां कूलिंग बहुत है, तो अगर पानी बरस ही नहीं सकता, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर वहां तक पहुंच गया तो वो जमकर बैठ जाएगा। रेन कैसे हो सकती है वहां पर? तो इसीलिए हाई हाइट पर, हाई लैंड पर कभी रेन नहीं होती, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पानी नहीं बरसता। जो पानी वहां पहुंचता है वो बर्फ बन बन के अपने आप बैठता रहता है। इसीलिए पहाड़ों पर बर्फ हमेशा क्या रहती है? क्रिएट रहती है, ऑल टाइम हमेशा बनी रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर आप जाओगे तो आप माउंटेनियर जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, हमने शायद बताया था। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर सिर्फ इसलिए सांस नहीं ले पाते कि ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में लुब्रिकेंट नहीं है, नमी नहीं है। अगर मॉइस्चर नहीं हो तो आप सांस नहीं ले सकते। सांस लेने के लिए तो हीलियम हो या मॉइस्चर हो। ठीक है, मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा आप उतनी अच्छी तरीके से स्मूथली सांस लेते हैं। एक अच्छा और क्वेश्चन है, मन में सोचो जरा, हम सब यहाँ बैठे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा आराम से सांस ले रहे हैं, किसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक, तो जब आदमी कोई मतलब बहुत ज्यादा सिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो ऐसे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लगाया जाता है? आप अगल बगल उसके बैठते हो, आप तो सांस ऐसे ले रहे हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको क्यों मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन मास्क? बताओ साहब, इसका जवाब दो, अच्छा जवाब देना, सोच समझ के। जरूरी नहीं कि हर चीज बोलो, लेकिन बोलो तो बहुत सोच के बोलो। कोई बताएगा? एनीवन पर्सन? सोचो सोचो सर। हाँ हाँ, हमको बताओ, बगल वाले से बता रहे हैं, हमको बताओ। आउटर हीट होती है, आउटर एटमॉस्फेयर हीट होती है, और वो जो मास्क कभी लगा के देखा वो क्या ठंडा होता है? नहीं, वो हीलियम नमी नहीं होती, हीलियम होती, अभी बताया मैंने। हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ, अच्छी बात में ऑक्सीजन के साथ हीलियम की मात्रा भी मिलाई जाती है, जो अपेक्षाकृत हल्की होती है, स्मूथली अंदर जाती है, कुछ हद तक सही। और बताओ सर, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हीलियम का कम हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम की मात्रा है ना, जो हीलियम 4% होती है, ऑक्सीजन 96% होती है। तो वो सर ऑक्सीजन के लिए जरूरी होती है, इसलिए वो सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जवाब प्रॉपर कोई नहीं दे पाया, सिलेंडर ले जाना पड़ता है। अब देखो यही बस, देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस कानपुर के अंदर हमें लगता है 80 लाख तो जनसंख्या होगी कानपुर, हैं? 40 लाख? ये डेटा आप 1990-95 वाला बता रहे हो, माफ करना बेटा, जो भी बच्चा बोल रहा है उसे माफ करना। ठीक, अब इतनी नहीं है बेटा, अब बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। एक्चुअली कानपुर की पर्सनल पॉपुलेशन नहीं। फिर सुनो, जितने बड़े शहर है, देखो हर चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर चीज समझो। आप अगर ऑफिसर बनने जा रहे हो तो एकदम दिमाग को खोल दो। ये जो है पॉपुलेशन ड्रेन है, जिस पॉपुलेशन ड्रेन का जो झुकाव है वो किधर है? बड़े शहरों की तरफ। जैसे एग्जांपल, अभी मैम आई थी यहाँ पर, हमारी बीसी मैम, हमारी आदरणीय, तो वो जो है आपने आपका हाथ लग रहा है, कितने बच्चे बाहर से पढ़ रहे हो? इस क्लास में इतनी पॉपुलेशन बाहर की
है कि नहीं? समझना, जितने आसपास के इलाके के छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, वहां से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप वहां से छोड़ के यहाँ एक एक कमरा, दो दो कमरे लिए पड़े हुए हैं कि मेरे बच्चे काबिल हो जाए। ये माँ बाप का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचिए कितनी, मतलब ये उनका सोचा करो। अच्छा प्लीज, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई है, तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ की जो पॉपुलेशन है जो आपको इतनी ज्यादा दिखती है, एक्चुअली दुनिया में इतनी बढ़ी नहीं है, या कानपुर में इतनी बढ़ी नहीं, ये इस तरह की पॉपुलेशन है जो माइग्रेट होकर यहाँ पर क्या है, माइग्रेट होकर आई है, यहाँ पर माइग्रेट होकर आई। तो अब हम आपका जवाब देते हैं पुराना वाला, ठीक? अब आप सुन रहे, जो हम दूसरी तरफ चले गए थे, पढ़ाते समय होता है कि जब आप बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करोगे तो दाएं बाएं आप जाओगे, सब कुछ बताने की कोशिश करोगे। अब सुनिए, इस क्लास में कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का बेड सेट कर दिया जाए तो मे भी उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इस क्लास की पॉपुलेशन मान लो 100 लोगों की है। कितने बच्चों की? 100 बच्चों, ठीक? हर बच्चा इसमें कितनी एयर है ये भी निकाल सकते हो। कैसे? इस कमरे की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो वॉल्यूम निकल आएगा। अब कमरे का वॉल्यूम निकल आया, उसमें कितनी एयर है आ गई कमरे में, ठीक? अब उस एयर में 100 लोग सांस ले रहे हैं, सब लोग ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और CO2 को निकाल रहे हैं। समझना इस बात को, ठीक? सब लोग कर रहे हैं। अब जो गंभीर हालत से बीमार व्यक्ति है, उसको मैक्सिमम, उसको हील होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, कंसंट्रेट। और हमारे यहाँ पर क्या आलम है इस कमरे के अंदर कि यहाँ तो CO2 की मात्रा बराबर बढ़ रही है, O2 की बराबर कम हो रही है। समझना, हम सब फिट हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितना कम रिफ्रेश हो पाएंगे, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बाद में जब यहाँ से निकलेंगे तो अपनी रिफ्रेशमेंट बढ़ा के फिर से अपने को एक्टिव कर लेंगे। लेकिन जो आदमी नॉन एक्टिव पड़ा हुआ, डिसएक्टिव पड़ा हुआ, जो वैसे ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसकी वैसे ही हालत खराब है, उसको आप इस तरह की एयर कैसे दे सकते हैं? तो उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीटली कंप्रेस्ड क्या देंगे? आप ऑक्सीजन देंगे हीलियम के साथ, ताकि वो स्मूथली अंदर जाए, मैक्सिमम वो रिफ्रेशमेंट ले। क्योंकि बॉडी का रियल फ्यूल क्या है? वो तो ऑक्सीजन ही है, और तो कुछ है नहीं। हर सेल किससे रिफ्रेश हो रहा है? हर सेल सांस लेता है, और वो क्या करता है? वो सब बायो वाले जानते होंगे, वो O2 को यूज करके CO2 निकालता है। समझ गए? और पेड़ पौधे CO2 का यूज करके O2 निकालते हैं, और C कहां जाता है? कार्बन, वही है जो हम खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत जनरल सी चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट बढ़ा लो, एकदम बड़ा कर लो, हर चीज जानो, हर क्यों का जवाब जानो, ठीक है? तो ये तो हो गया भाई अक्षांश। तो अक्षांश में हमें लग रहा, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक? अब हम लोग बात करेंगे देशांतर की। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, अच्छा बना? हम ऐसे ही बना पाते हैं। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, आर्ट मेरी अच्छी नहीं है। मैं 6th क्लास में आर्ट पे फेल हो गया। मेरे क्वेश्चन आया था कि प्लेट में रखे हुए केले बनाओ, तो 6th क्लास प्लेट में रखे हुए केले बनाने थे। CMS लखनऊ में मैं पढ़ता था, तो मैंने भाई बना दिए 6th क्लास में प्लेट में रखे हुए केले। तो पूरे क्लास में आर्ट में मैं ही फेल था, और तो कोई आर्ट में फेल होता नहीं। वो मैम भी बड़ी वैसी थी, उन्होंने फेल कर भी दिया। रवि मैम की, मैं उनको भूल नहीं सकता, उनका नाम था रवि मिश्रा, तो उन्होंने फेल कर दिया। मेरी मम्मी ऑफिसर थी, तो वो जब सैटरडे के शाम को आई तो उन्होंने देखा कि मैं तो आर्ट में फेल हूँ। बाकी मैं मैथ्स में और बाकी चीज़ों में तो कुछ दिक्कत होती नहीं। तो मैम, मेरी मम्मी जो है मंडे को गई, बोली आपने जबरदस्ती लड़कियों को फेल किया। तो मैम ने कहा कि आप मेरे साथ आइए,
ले गई, जहाँ जिस डेस्क पे वो बैठती थी उन्होंने ऐसे ऐसे करके सब कॉपी निकाली, बोले आप जो है इसमें बताइए किसको कितने नंबर मिलने चाहिए, ऐसे ऐसे दिखाती जा रही थी, मिल जाने ठीक नंबर दिए। अब एक कॉपी नाम पीछे होता था, नाम किधर होता था, तो उसको दिखाया, बोले ये बहुत गंदा बना है, बोले यही आपके लड़के की कॉपी है, यही आपके बेटे की जो है कॉपी है, तो बोले इसलिए फेल किया है। तो खैर फाइनल की बात है तो ग्रेस से पास कर दिए गए, ग्रेस दे दिया गया कि चलो ठीक है, 8 का मामला 15 नंबर दिए गए थे 50 में से, तो जो है और थोड़े से बढ़ा दिए गए तो पास हो गए। तो 8 मेरी अच्छी नहीं, इसलिए मैं एक्सक्यूज पहले ही दे दिया कि अगर यहाँ पर हम कुछ बनाते हैं, पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी बन जाती है तो आप अपनी सीधी बना लेना भाई, हमसे सीधी बनती नहीं, ठीक। तो हर व्यक्ति, इस भगवान ने हर किसी में कुछ ना कुछ कमी दी है, कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति परफेक्ट हो गया तो भगवान हो जाएगा, ठीक है। तो हम परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो हम अच्छा पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे, बाकी बना आप अच्छा हो। अच्छा जी, हाँ कोई भी टिप्पणी कर रहा हो ठीक है, हम कमेंट को भी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए वहां पर था 180 डिग्री बेटा, ठीक। बीच में जो थोड़ा रिफ्रेश करना जरूरी होता है कि नहीं होता? ये भी एजुकेशन का एक पार्ट है। इनकी संख्या कितनी है? 360। देशांतर कितने हैं? 360, ठीक। और जो मैम आपने भी बीच में बोला था कि वो सर टाइम का कुछ रहता है, तो टाइम यहीं से होता है, ठीक। अब देखिए इसके बीच में एक लाइन हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, बस एक ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक्सिस हैं, यानी पृथ्वी इस एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ग्लोब तो देखा ही होगा, ऐसे घूम रही है, थोड़ा सा झुक के घूम रही है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ठीक। संख्या इन लाइन, तो ये 360 फिफ्थ होगी। अब देखिए यहां पर इक्वेटर लाइन पर इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, ये कितनी होगी? 111.34 किलोमीटर, यानी इक्वेटर लाइन पर इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111.34 किलोमीटर होगी, यानी 111 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन ये सिर्फ इक्वेटर लाइन पर होगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या लिखोगे? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर आप लिखोगे, 111 किलोमीटर। लेकिन इक्वेटर लाइन पर कितनी है? 111.34 किलोमीटर, ठीक। आप आते हैं पोल पर, ये कितनी हो जाती है? 0। जैसे जैसे हम पोल पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दूरी कम होती जाती है। यहाँ बच्चियां मेरी बैठी हुई हैं, तो शायद कोई ऊन का गुल्ला बनाया हो आपने, बनाया हो शायद कभी, पहले जमाने में, पुराने समय में स्वेटर वेटर बुनने का एक चलन हुआ करता था, तो आपने अगर गुल्ला बनाया हो तो उसमें ऐसे ऐसे लपेटते हैं उसको, ऊन को, तो बीच में तो वो सब इधर उधर होती है, लेकिन ऊपर में जब आती है तो उसको क्रॉस करती है, करती कि नहीं करती है? यानी वहां पर आकर वो 0 हो जाती है, उसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पोल पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है, और ये थोड़ी सी जियोड के आकार की है, ये तो आपको पता होगा, थोड़ी सी जियोड के आकार की है, ये इसकी खूबी है। अब इससे क्या चीजें पता चलती हैं? तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता चलती है, यहां पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं जो हम आपको बताएं, लेकिन इससे जो होता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक। इस तरह देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट। अब देखो पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में कितना समय? 4 मिनट, ठीक। इसलिए 15 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर, 1 घंटा। 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा लगता है। तो 15 देशांतर घूमने में 1 घंटा, तो सर 360 देशांतर घूमने में कितना? 24 घंटा, 24 आवर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इससे ये पता चलता है, सुनो, पृथ्वी को हमारे यहाँ पर टाइम को 24 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, यानी समय को 24 कालखंडों में क्यों डिवाइड किया गया? आपसे कोई कहे भैया 30 बजा लो, 45 मिनट का कर लो, कुछ और कर लो, नहीं, इसलिए किया गया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर घूमने में कितने मिनट? 4 मिनट, ठीक। इसलिए 15 देशांतर घूमने में कितना? 60 मिनट। इसलिए 360 देशांतर घूमने में कितना? 24 घंटे। इसलिए 24 बजते हैं, 24 घंटे होते हैं। पहली चीज समझ में आई।
अब देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी पृथ्वी 111 किलोमीटर पर 4 मिनट के स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी कि 1 मिनट में कितनी स्पीड से घूम रही है अपने एक्सिस पर, ध्यान रखना एक्सिस पर घूमती है 1610 किलोमीटर पर आवर, करके देखो लगभग इतना ही आएगा लगभग। और ऑर्बिट पर घूमती है 1,07,160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से? 1,07,160 1,07,160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट पर, और एक्सिस पर कैसे घूम रही है 1610, यानी 111 किलोमीटर पर 4 मिनट। पहली चीज बताओ समझ में आएगी। ठीक, अब हमारे यहां पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कहां का है? पढ़ा होगा बचपन में, इलाहाबाद नैनी से लिया गया, सबने पढ़ा होगा। इलाहाबाद से अगला स्टेशन है नैनी। जब पटना की तरफ आप बढ़ते हो आगे तो अगला स्टेशन नैनी है। नैनी से स्टेशन बाइफरकेट होती है, लाइन जंक्शन है, एक चला जाता है रीवा होते हुए, सतना होते हुए, वो चली जाती है कहां पर? बंबई। ठीक है, भोपाल में मिलती जाती है, और दूसरी जो है कट जाती है वो चली जाती है पटना की तरफ। ठीक, तो रीवा जो स्टेशन है वहां पर, वहीं से आगे विंध्याचल है, जहां से विंध्याचल एक रेंज शुरू होती है पहाड़ियों की। ठीक है, हर चीज जानो, ज्योग्राफी जानो, हर चीज जानो, गए हो जानते हो, नहीं गए हो हम बता दे रहे हैं। अब इलाहाबाद नैनी से लाहौर के बीच की दूरी पूछी जाए तो कैसे बताओगे? अगर कभी गए नहीं हो, कोई आपके पास साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो। कैसे? दोनों देशांतर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया, दोनों देशांतर के बीच के हिसाब से। बहुत अच्छा प्रयास आपका, अच्छे बच्चे हुआ, कोशिश करते हो। समझो सर, ये मान लीजिए इंडिया में इलाहाबाद नैनी है, ये रेखा है, ठीक, और ये मान लीजिए लाहौर में है। लाहौर का जो समय है वो 75 डिग्री का समय है, और जो इंडिया का समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 20.5 डिग्री ईस्ट का समय है, और ये 75 डिग्री ईस्ट का समय, हाफ में 75 डिग्री ईस्ट का समय। ठीक है, वहां पर पाकिस्तान का लाहौर का। अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें बतानी है तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 7.5, 7.5 देशांतर का अंतर है। 7.5 का अंतर है कि नहीं? और हमने अभी आपको क्या बोला? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111। इतनी दूरी होगी इलाहाबाद नैनी से लाहौर। आ गया? इतनी दूरी होगी इलाहाबाद नैनी से लाहौर की। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा लंदन का, सुना है? ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया, पूरा वर्ल्ड उनकी कॉलोनी थी। कहा जाता था उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। उसका कारण है उनका ऑस्ट्रेलिया में भी कब्जा था, उनका इंडिया में भी था, उनका आधे एशिया पे था, 70% उनके अफ्रीका पे था, अमेरिका में था। तो सर किसी ना किसी देश में तो सूरज चमक रहा है ना, समझना, किसी ना किसी देश में तो सूरज चमक रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो पैसा कमा ही रहे हैं ना, तो उनका सूरज कहां से हो रहा है? समझ गया कि नहीं समझ गया? इसलिए कहा जाता था। और ऐसा नहीं उसमें ये ना समझ लेना वहां सूरज डूबता ही नहीं, ऐसा नहीं, वहां कभी देर निकलता है, ठंडा देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसी में दूसरी चीज देखिए, इसी का दूसरा टाइम निकालिए, 2-3 निकाल के दिखाते हैं। अब ब्रिटेन का समय आपको निकालना है, लंदन का। तो सर लंदन में जो रेखा निकलती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। जितने भी स्टैंडर्ड चीजें हैं वो सब वहीं पर है। जैसे हमारा 1 किलो जो है 1 kg, उसका भी स्टैंडर्ड मानक कहाँ है? वहीं है। ग्रीनविच मीन टाइम भी कहीं है, वहीं है, क्योंकि वही सबसे आगे, तो उन्होंने अपने सिस्टम सेट कर लिया। जो एक स्केल होती है, ठीक है, 1 मीटर, वो भी कहाँ है स्टैंडर्ड? वहीं है, तो वहीं के हिसाब से सब चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री GMT है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। और ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। एक यहाँ पे एक चीज और बता दें, ईस्ट, आपने एक नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 1600 से लेकर 1601 से लेकर के और कब तक शासन किया? 1857 तक किया। बिल्कुल सही जवाब, 1857 तक किया। 1857 तक किया। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने डायरेक्ट किया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं तक किया।
बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं 15 अगस्त 1947 तक किया, ऐसा नहीं। शासन किया हमारे यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट है, वो हमारे यहाँ से ईस्ट क्यों लगता है पहले इसको समझो, इसीलिए हमने आपको ये बात बोली। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी सोच के देखो ब्रिटेन में इंडिया कहां से आ गया, वहां कोई कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया क्यों रखेगी, सोचो, बड़ी अजीब सी बात है ना। मैम आपका नाम क्या है, सृष्टि, अब आपका नाम होना चाहिए वो क्या बोलते हैं रेचल, रेचल होना चाहिए। तो जब आपके माँ बाप को नाम ही नहीं पता था कि रेचल क्या होता है, तो वो कैसे रख सकते थे। अब इस तरह के नाम कहाँ रखे जाते हैं, वो आपके यूरोपियन कंट्रीज में रखे जाते हैं। मतलब समझना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जिस जगह पर जैसा माहौल होता है, जैसा सराउंडिंग होता है, वैसे तो नाम रखे जाते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार है, समझना, आपका नाम सृष्टि है, तो इस तरह के नाम सबके लगभग ऐसे नाम होंगे। अब किसी का कुछ अजीब सा नाम नहीं होगा, हमने रखा अपने बड़े वाले बेटे का अजीब सा नाम, उसका नाम मैंने रखा जॉय, घर का नाम प्यार से उसको जॉय बोलते हैं, ठीक है, तो रख दिया ऐसे, अच्छा लगा तो मैंने रख दिया, हमने उसको जॉय, आप सब उसको जॉय कहते हैं, लेकिन उसका जो रियल नेम है वो जतिन, वो एक अलग है, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां कैसे आ गई, तो उसको समझो। ब्रिटेन से भारत ईस्ट में था, ब्रिटेन से भारत किसमें था, ईस्ट में, इसलिए ईस्ट। कंपनी जो आई वो इंडिया आई, तो इसलिए इंडिया, और कंपनी, इसलिए नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वही कंपनी कहीं और गई होगी तो उसका दूसरा नाम होगा, ऐसे नामकरण हुआ, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, हर चीज जानते जाओ। तो ये 0 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, और मैंने आपको क्या बोला, यहां से यहां के बीच की दूरी बताओ, तो आप ये बैठ के बता दो 82.5 into 111, इतनी दूरी है लंदन की, कहां से, इंडिया से, नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ा है बेटा, इंडिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, गुजरात से अलग होगी और कलकत्ता से अलग होगी, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद नैनी से कितनी होगी, इतनी होगी। हाँ पूछो बेटा, अभी एक है लेकिन 2 होने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, हम बताते हैं। अभी इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है इलाहाबाद नैनी का, बहुत जल्द 2 होने वाले, टीसीएस के पास है ये, कोई एक बच्चा बैठा था कह रहा था हम टीसीएस में हैं, सॉरी इन्फोसिस में या कोई टीसीएस में बता रहा था बच्चा, उस वाले में अच्छा हाँ वो बोल रहे थे, माफ करिए, वो बोल रहे थे नौकरी छोड़ के, माफ करना हम समझ नहीं पाए, इतने लोग बोलते हैं कि ध्यान से उतर जाता है, तो वो बोल रहे थे कि हम उसमें से छोड़ के आ जाओ, तो उनके पास इसका वो है, वर्क है, बहुत जल्द ही इंडिया में भी 2 स्टैंडर्ड टाइम होंगे। अब ये जो चक्कर है उसको पहले मैं समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप किसी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, अगर दूरी दी है तो टाइम निकाल सकते हैं, अगर टाइम दिया है, दूरी दी है, तो आप ये निकाल सकते हैं कितने अक्षांश कितने देशांतर दूर है, ये निकाल सकते हैं, तो मैथ का कोई कुछ निकाल सकते हैं, समझ गए नहीं? अब इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, दुनिया के हर देश में एक अलग समय होता है, ठीक, जैसे मैं 2 साल पहले काठमांडू गया अभी घूमने, दीपावली सॉरी होली में कभी भी कानपुर में नहीं करता हूँ भाई, हमारे पास समय नहीं रहता है, साल भर लोग जम के मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब आप ये मान लीजिए कि हम 10 घंटे तो रोज पढ़ाते हैं आराम से, 3 घंटे तो आपके यहाँ पढ़ा के जाते हैं, अब इस क्लास उसमें चले जाते हैं, उस सेस में आ जाते हैं, ठीक, और जब यहाँ नहीं ले रहे होंगे क्लास कहीं और ले रहे होंगे, अपने प्लेस पे ले रहे होंगे क्लास, तो क्लास को हम बराबर लेते हैं, बिना पढ़ाई काम चल नहीं सकता, हमारा हैबिट में, ठीक है, हैबिट बन गई। हमसे कोई कहते बड़ा चौराहा चले जाओ तो हम थक जाते हैं, लेकिन हम डे क्लास भी लेते हैं और नाइट क्लास भी लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, जब एग्जाम पास आता है तो हम लोग नाइट क्लास लेते, रात 10 से सुबह 5, पूरे दिन लड़कियों को कंबाइन करके पढ़ाया, सुबह 10 से शाम 5, और फिर पूरी रात लड़कों को कंबाइन करके पढ़ाया, रात 10 से सुबह 5, समझ लो 5 क्लास 6 क्लास अगर हमने इस तरह की ले ली, अंत में पूरा रिवीजन हो गया, फिर जब क्वेश्चन आता तो मजा आ जाता है एकदम, बच्चों को रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोगों की धरोहर है वो रिजल्ट। आपके सिलेक्शन से सिर्फ 2 लोग खुश होते हैं, ना पड़ोसी खुश होता है, ना रिश्तेदार खुश होता है, वो ऊपर से तो बधाई देते हैं, अंदर ही अंदर बेचारे भगवान जाने, ठीक, सिर्फ 2 खुश होते हैं, एक आपके माँ बाप जिनको असली खुशी होती है, और दूसरा आपका टीचर जो आपको पढ़ाता हो, जो आपको पढ़ाता हो। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मैं सेलेक्ट हो रहा, अगर इसमें से 10 पीसेस बनेंगे, 20 पीसेस बनेंगे, तो मैं 20 बार पीसेस बनूंगा, 10 आईएएस बनेंगे तो मैं 10 बार आईएएस बनूंगा,
क्योंकि मैं आपका क्या हूं, टीचर हूं। समझना? तो खुशी सिर्फ दो ही होती है, बाकी हमें तो नहीं लगता किसी तीसरे को होती होगी। खैर छोड़ो उस बात को। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझो आखिर ये हो क्यों रहा है। काठमांडू गए घूमने, तो वहां और यहाँ के टाइम में 15 मिनट का अंतर था। पाकिस्तान नाम कभी गए हैं, नाम कभी जाने के लिए सोचते हैं, ठीक, पता नहीं जाएंगे वापस आएंगे तो इसलिए हम कभी सोचते भी नहीं वहीं पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन हाँ, और जगह कंबोडिया गए, ठीक है, दूसरी जगह गए और देशों में काफी है। सबसे अच्छा लगा आपका रसिया गए, बहुत अच्छा देश है। तो कहने का मतलब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। यूरोपियन कंट्रीज अभी नहीं गए, ठीक, नहीं गए, अभी कभी मौका नहीं मिला, थोड़े महंगे भी ज्यादा है, तो सोचते हैं क्यों इतना पैसा खर्च किया जाए, थोड़े यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैंग्वेज की प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है, पहले हुआ करती थी, अब तो गूगल निकल गया, ठीक, हाथ में, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, तो आप कहीं जाके सर्वाइव कर सकते हो। अच्छा, एक हमारी ये अर्थ है जो इस तरीके से घूम रही है, और ये देशांतर जो हम पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है इसको समझो, ये सन मैनेजमेंट है। व्हाट इज देशांतर? देशांतर क्या है? देशांतर सिर्फ और सिर्फ क्या है? सन मैनेजमेंट है। सूर्य का मैनेजमेंट किया गया है दुनिया के हर देश में। आप सुनो, एक टाइम क्यों नहीं हो सकता, या इंडिया में ही क्यों तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए 2 टाइम की बात चल रही है और होने वाला है। बहुत जल्दी आपको 2 टाइम इंडिया के मिलेंगे, ठीक, लेकिन उससे बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा था कि समस्याएं ना। अब देखिए क्या हुआ, सबसे ज्यादा टाइम कहां पे है? रसिया में 6, ठीक है, यूएस में 4, ठीक है, अभी जहां जितने मैं लिखा दूंगा। अब देखिए जरा प्लीज, हमारे यहां पर एट प्रेजेंट आज की बात कर लो तो लगभग 5:45-6 बजे उजाला हो जाता है। समझना गंभीरता से बात को, क्या होने लगता है? उजाला, यानी सूरज निकला नहीं लेकिन हमें निकलने वाला है, उजाला हो गया। 6-6:15 बजे सूरज की किरणें पृथ्वी पर दिखने लगती है, ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी घूम रही, बराबर रोटेट कर रही, दिखने लगती है। फिर घंटे 7-8 बजे प्रॉपर रोशनी हो जाती है, सूरज भी चमकने लगता है। आप नहा के जल चढ़ा सकते हो जाके सूर्य को देख के, ठीक है। फिर और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 8-8:30 तक सूर्य इतनी तेज रोशनी देने लगता है कि आप उसको नहीं देख सकते, ठीक। 9 बजे तक तो देखना असंभव है, बट तेज, बहुत तेज धूप हो गई, ठीक। आप लोग क्या हुआ, सवेरे उठे 6 बजे, मॉर्निंग फ्रेश हुए, मॉर्निंग वॉक पे निकले, वॉक करके आए, चाय वाय पिया, नहाया वहाया, तैयार हुए, रेडी होके टिफिन टांग के अपने ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस गए, आपने काम किया, तब तक वहां सूरज अस्त होने वाला है, काम करके घर निकले, बच्चों के लिए कुछ लिया और आपने घर आ गए, फिर रात हो गई, फिर लेट हो गए। क्या हुआ? सन मैनेजमेंट पर। अब क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है? हो तो ऐसे ही रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर हो रहा है। कोई किसी देशांतर में है, कोई किसी देशांतर, कोई जो क्रिया हमारे यहां पर मान लो सुबह 6 बजे हो रही है, वही आधे घंटे बाद कहां हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। वही 1 घंटे बाद कहां हो रही है? अफगानिस्तान में हो रही है। वही 2 घंटे बाद कहां हो रही है? ईरान में हो रही है, ठीक है। और वही जो है कतर में और अरब में 2.5 से 3 घंटे बाद हो रही है, और वही ब्रिटेन में 5.5 घंटे बाद हो रही है। जिस समय शाम के यहाँ 5:30 बजेंगे और आप लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे होंगे, उस समय कहां पर? ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे। समझना, तो वो हमसे 5.5 घंटे बाद सो के उठे होंगे, 5.5 घंटे बाद फ्रेश हुए होंगे, 5.5 घंटे बाद चाय पी होगी, 5.5 घंटे बाद नहाए धोए होंगे, 5.5 घंटे बाद ऑफिस के लिए निकले होंगे, क्योंकि उनके यहाँ सूरज ही कितने बाद निकल रहा है? 5.5 घंटे बाद। तो पूरी दुनिया में इस मैनेजमेंट को ही कहते हैं सन मैनेजमेंट। और व्हाट इज टाइम? कौन सा टाइम? जिस टाइम के हिसाब से आप काम करते हो वो टाइम क्या है? ओनली सन मैनेजमेंट और कुछ नहीं। दुनिया के हर देश ने अपने यहाँ पर सन मैनेजमेंट कर रखा है, और वही उस देश का क्या है? मानक समय, वही उस देश का टाइम। आज से समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए 5 स्टार होटलों में जब जाओगे तो बड़े बड़े 4-5 देशों की घड़ियां टंगी होती है। देशों घड़ियां नहीं, घड़ियां नहीं होती, उनमें देशों का टाइम पूरा होता है कि भैया यहाँ इतना बज रहा है, यहाँ इतना बज रहा है। वो क्यों होता है ये भी बता देते, क्यों होता है ये भी समझो। सर इंडिया के छोटे होटलों में जाओगे आप, कन्याकुमारी घूमने, कश्मीर घूमने कहीं जाओगे, तो जो छोटे होटलों में रुकोगे तो वहाँ इंडियंस ही आते हैं, इंडियंस ही रुकते हैं। तो इंडियन का चेक इन चेकआउट 12 बजे या 10 बजे होता है होटलों का, कुछ का 12, कुछ का 10। लेकिन जब विदेशी आएगा तो अपने हिसाब से आएगा, तो उनका चेक इन और उनका चेकआउट टाइम तो उनके हिसाब से बनाओगे ना, नहीं समझे? इसलिए घड़ियां टंगी होती हैं। तो वो पूछता है
कि हमारा चेक इन, हमारा रसिया से आएगा तो अपने आएगा पूछेगा मैं कितने बजे चेक इन करूंगा, कितने बजे चेकआउट करूंगा। मान लो 1 घंटे बाद ही चेकआउट लगा है 24 घंटे का, तो कहेगा हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे बाद वहां बैठे होता है। ठीक है, जब घूमने उमने लगोगे, आने जाने लगोगे, फॉरेन जाने लगोगे, तो सब चीजें अपने आप जाने लगोगे। ठीक है, कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, मेरे को है थोड़ा सा, मैं विदेशों में घूमने का थोड़ा सा ज्यादा शौक है। हाँ, मैं तो इंडिया में घूमता हूँ, अगर समय मिला तो उठा के निकल गए। हमें अच्छा लगता है दुनिया में, देखो कहाँ जा रहे हैं सब लोग, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं, उस हिसाब से फिर अपना आदमी अपने को चेंज ओवर करता है। तो अब हम लोग देशांतर नोट करेंगे, नोट करिए, ये बना लीजिए भाई, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, बना लिया, बड़े छोटे छोटे बनाए आप लोगों ने, चलिए अब भी छोटे ही बनाए रखेंगे, तो पीछे वालों दिखेगा नहीं। देशांतर लिखिए, पृथ्वी को लंबवत हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है, लंबवत बांटा गया है, जिनकी संख्या 360 है, जिनकी संख्या 360 है, जिनकी संख्या 360 है, इसे देशांतर कहते हैं। जिनकी संख्या 360 है, इसे देशांतर कहते हैं। संख्या 360 है, इसे देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं, इसे देशांतर कहते हैं। जिनकी संख्या 360 है, इसे देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार 360 देशांतर घूमने में, इस प्रकार 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को, इस प्रकार 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को, बताओ कितने मिनट लगेंगे? 35 35 70 70 70 140 140 144, कितने लगेंगे? 14,400 मिनट लगेंगे। और इसको अगर 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे? 24 आवर आ जाएंगे। इस पॉइंट को नोट कर लो। इसलिए 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इस इक्वेशन को नोट कर लो। इसलिए 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर लगते हैं। लिखिए, दुनिया के हर देश का स्टैंडर्ड टाइम सन मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। दुनिया के हर देश का स्टैंडर्ड टाइम वहां का सन मैनेजमेंट है। दुनिया के हर देश का स्टैंडर्ड टाइम वहां का सन मैनेजमेंट है। वहां का सन मैनेजमेंट है। दुनिया के हर देश का स्टैंडर्ड टाइम वहां का सन मैनेजमेंट है। ठीक है, अब एक पॉइंट और इसमें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट आपके। लिखिए, GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर को, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देशांतर को, और भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट को कहते हैं। IST 82.5 डिग्री ईस्ट को कहते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट को कहते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट को कहते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम की सब चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब एक बात और यहाँ समझ लो, फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स को लिखा देंगे। एक आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ये चक्कर क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कम लोगों को समझ में आती है, बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। किसको कहते हैं? 180। इस पॉइंट पहले नोट करो, फिर समझाते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। क्लियर? अब एक हेडिंग डालेंगे।
ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, समझ में आया? टाइम कितना हो गया?